HCO3 ये दुधिया रंग बना देता है। कौन सा रंग बना देता है? दुधिया कलर का रंग ये बना देता है, दुधिया, ठीक है ना। तो ये प्लस और इसके बाद यहाँ पर जल और यहाँ पे H2O ये जल, ठीक है ना। तो ये चीज का ये निर्माण करता है। अच्छा, एक चीज और याद रखने वाली पॉइंट है कि अधिक मात्रा में यदि कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर क्या होता है, अधिक मात्रा में यदि कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित होगा तो क्या होगा, तो यहाँ पे CaCO3 यहाँ पे दिया है, अब प्लस यहाँ पे H2O, अब प्लस यहाँ पर जो है कि जल और के साथ कार्बन डाइऑक्साइड मिला दे रहे हैं, पानी के साथ जो है, यहाँ पानी के साथ जो है क्या कर रहे हैं, पानी के साथ जो है कि हमें यहाँ पर क्या मिल रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड मिला रहे हैं, CO2 या कार्बन डाइऑक्साइड हम मिला देते हैं। तो ये क्या हो जाता है कि जब इसके साथ मिलाते हैं तो CaHCO, ये HCO का जो 3 और इसका ट्वाइस हो जाता है, HCO का 3 और ये हो जाता है ट्वाइस, मतलब HCO3 का ट्वाइस हो जाता है, CaHCO3 का ट्वाइस। मतलब इस प्रकार से इसका निर्माण अधिक जो है मात्रा में यदि कार्बन डाइऑक्साइड होता है तो अधिक मात्रा में होने के बाद ये चीजों का निर्माण करता है। यहाँ पे एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं कि चूने का पानी इसमें है, इसमें HCl मिलाया गया है। अब यहाँ पर जो कि Na2CO3 दोनों का मिश्रण है, इन दोनों में मिक्स किया गया है। और जब चूने के पानी में इसको जब प्रवाहित करते हैं तो सिंपल उसका कलर क्या हो जाता है, दुधिया रंग का हो जाता है। तो आपने इसको अच्छी तरह समझा होगा। अब अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं क्योंकि ज्यादा समय आपका नहीं लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट समय है आपका, ठीक है। तो अब आगे की तरफ चलते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं क्या है इसमें, ठीक है ना। अब आइए अब अगला पॉइंट समझते हैं, ठीक है। यहां पर दिया है अम्ल एवं क्षारक, यहां पर दिया है अम्ल एवं क्षारक की परस्पर अभिक्रिया करने पर, अम्ल एवं क्षारक, जब इसको मिलाते हैं तो क्या होता है, अम्ल और क्षारक जब परस्पर अभिक्रिया करते हैं एक दूसरे के साथ तब क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए आपका एक यहाँ फॉर्मूला है, उसको अच्छी तरह तैयार कर लीजिएगा। यहाँ पर दिया हुआ है कि अम्ल और क्षारक को जब मिलाते हैं तो लवण का तो निर्माण होता ही होता है, प्लस इसके साथ जो है H2O जल का भी निर्माण होता है। याद रखिएगा पॉइंट है कि अम्ल और क्षारक को जब मिलाते हैं तो उसके साथ क्या होता है, यहाँ पर लवण और प्लस जल, लवण और प्लस जल दोनों का निर्माण होता है। अब यहाँ पर देखिए HCl है, HCl के साथ NaOH मिलाया, हम NaOH मिला देते हैं। जब HCl के साथ अम्ल है, क्षारक जो मिला देते हैं NaOH, NaOH क्षारक होता है, ये अम्ल होता है और ये क्षारक होता है। जब इन दोनों को मिलाया जाता है तो ये लवण बन जाता है NaCl, सोडियम क्लोराइड जो होता है यहाँ पर बन जाता है सोडियम क्लोराइड, ठीक है। अब ये हो जाता है जल, H2O जल हो जाता है, ठीक है ना, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। तो ये क्षारक NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, मतलब इस तरह से आपका समझिए कि ये है। तो ये मेरे प्यारे बच्चों, इसको ध्यान से, आपको मैंने बताया था कि जो केमिकल जो तत्व के नाम जब याद रखते हैं ना तो ये चीजें आपको नाम उसका याद रहता है तो आप समझते जाते हैं, ठीक है। अब हम इसके बारे में अच्छी तरह से समझ गए हों कि जिस तरह से अम्ल और क्षार जब मिला है तो क्या बना है, इसका निर्माण हो चुका है। एग्जाम्पल के माध्यम से इसकी तैयारी हम कर सकते हैं, ज्यादा एग्जाम्पल तैयार करने की जरूरत नहीं है, 1 या 2 एग्जाम्पल आपको देके बस बताना होता है। अब यहाँ पर हम उदासीनीकरण अभिक्रिया पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है, उदासीनीकरण के बारे में। तो उदासीनीकरण का मतलब उदास होना, जैसे आप देखे हो कोई बच्चा होता है उसका कोई खिलौना छीन लेते हैं, अब बेचारा उदास बैठा होता है ऐसे ऐसे करके, अरे बच्चा क्या, बेटा क्या हुआ, बोलता नहीं है। हाँ, फिर पूछा जाता है प्यार से, बेटा क्या हुआ बताओ। अब मतलब मम्मी ने ये किया, मम्मी ने मार दिया, मम्मी ने, मतलब जो भी रहेगा, भाई ने मार दिया, जो भी है, तो उदास हो जाता है। तो उदास का मतलब होता है कि उसके अंदर वो जो है कि एक्टिविटी नहीं, तो खुश नहीं रहता, हैप्पी नहीं रहता है। अब यहाँ पर आएंगे, जब अम्ल व क्षारक परस्पर अभिक्रिया करते हैं, परस्पर क्या करते हैं, अभिक्रिया करके एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर, एक दूसरे का जो प्रभाव होता है ना उसको समाप्त कर देते हैं तथा जल का निर्माण करते हैं। प्रभाव को तो समाप्त कर देते हैं, प्रभाव को क्या करते हैं, समाप्त कर देते हैं, लेकिन फिर उसके बाद क्या होता है, जल का निर्माण करते हैं। प्रभाव को समाप्त करके किसका निर्माण करते हैं, जल का निर्माण करते हैं। इस प्रकार की अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। याद रखिएगा कि जब अम्ल और क्षारक जब दोनों मिलते हैं तो एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, एक दूसरे के प्रभाव को हटा देते हैं। इसलिए उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। बात समझ रहे हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं जब एक दूसरे के प्रभाव को हम खत्म कर देते हैं। जैसे आपने देखा हो कि घर में अंधेरे घर में एक दीपक जलाते हैं तो फिर वो क्या होता है, सब चारों ओर का तो उजाला, उस चारों ओर का उजाला तो कर देता है, लेकिन वो अपने नीचे के तलवे का उजाला नहीं खत्म कर पाता है। तो यदि वहां पर कैंडल एक जला दिया जाए, कैंडल जला देते हैं तो वो क्या करता है, एक दूसरे के अंधेरे को मिटा देता है, ठीक है ना। एक दूसरे के अंधेरे को तो मिटा देना, एक दूसरे के अंधेरे को मिटा देना उसके प्रभाव को खत्म कर देता है ना, अंधेरे को खत्म कर देता है। तो एक समझिए कि उसके प्रभाव से वो अंधेरा खत्म हो गया। तो ये यहाँ पर हम समझ सकते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट जो पॉइंट था, इसको आप नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, और आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पर चलते हैं कि अगला पॉइंट क्या है, ठीक है ना। अगला पॉइंट देखते हैं क्या है अगला पॉइंट। इसमें इसका जो है कि आप अब पढ़ेंगे अम्ल के साथ जो है, यहाँ पर देखेंगे
ठीक है ना। अब यहाँ पर देखेंगे हम, यहाँ पर अम्ल के साथ, यहाँ पे अम्ल के साथ धात्विक ऑक्साइड, अम्ल के साथ क्या होता है, धात्विक ऑक्साइड जो होती है, अम्ल के साथ जो है, अम्ल के साथ ये धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया क्या होती है, जिसमें धात्विक ऑक्साइड जो CuO MgO, जिसमें O आगे की तरफ लास्ट की तरफ आपको रहेगा, जिसमें जो है O जो है O लास्ट में रहता है तत्व के, तो समझिए कि वो ऑक्साइड के लिए यूज किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर धात्विक ऑक्साइड जो कि फॉर्मूला है, ये देखिए धात्विक ऑक्साइड को क्या करते हैं, जब धात्विक ऑक्साइड को अम्ल के साथ मिलाते हैं, धात्विक ऑक्साइड को अम्ल के साथ मिलाते हैं तो लवण बनता है प्लस जल बनता है, लवण प्लस क्या बनता है, जल बनता है मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर आइए हम देखते हैं CuO है, कॉपर डाइऑक्साइड है यहाँ पे, जब उसमें कॉपर ऑक्साइड है और यहाँ पर जो है कि हम क्या करते हैं 2HCl जब मिला देते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलाते हैं तो ये CuCl बन जाता है, ठीक है ना, लवण बन जाता है, क्या बन जाता है, लवण बन जाता है। ये तो अम्ल था, ये आपका धात्विक ऑक्साइड था, ठीक ना। अब इसके बाद जल का निर्माण कर रहा था, नियम के अनुसार जो है कि जल का निर्माण कर लेता है। कॉपर क्लोराइड के बनने से विलयन का रंग नीला हो जाता है, ये याद रखिएगा, कॉपर क्लोराइड के मिलने से विलयन का रंग क्या हो जाता है, नीला हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस प्रकार से हमने अम्ल के साथ धात्विक ऑक्साइड को मिलाकर यहाँ पर देख लिया कि किसका निर्माण होता है, आप इसको आसानी से अच्छी तरह से याद कर सकते हैं। अब आगे की तरफ चलते हैं, फिर अगला वाला पॉइंट देखते हैं, क्या अगला पॉइंट क्या है, इस अगले पॉइंट में हम ध्यान से देखेंगे। अगला पॉइंट जो है कि यहाँ पर दिया क्षारक के साथ धात्विक, ठीक है ना। अब देखते हैं क्षारक के साथ क्या होता है यहाँ पर। अब हम पढ़ेंगे क्षारक, जो क्षारक होता है अम्ल के साथ हमने देख लिया, अम्ल के साथ हमने अभी क्या कर लिया है, देख लिया है। अब क्षारक के साथ जो है कि अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया में क्या होता है, रिएक्शन में क्या होता है, हाँ, क्षारक के साथ अधात्विक जो है ऑक्साइड की अभिक्रिया में क्या होता है, ठीक है। मेरे प्यारे देखिए, अभी तो रात के समय क्या होता है कि वीडियो बनाते हैं इसलिए, क्योंकि दिन में जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्राउड होता है, जिसकी वजह से आवाज़ बाहर का भी आता है। अरे लेकिन ये तो कुत्ते जो है, वो कुत्ते लोग जो है बाहर एकदम आवाज़ करके रख दिए, मतलब डिस्टर्बेंस करते हैं, मतलब जिसके नहीं करते, वो कहावत है कि जिसके लिए अलगा हुआ वही पड़ा बखरा, हाँ, जेकर खाती अलगा वही परल बखरा वाला हाल है। तो यही सब उनका है कि मतलब जिसके लिए रात में उठ के 3 बजे 2 बजे के करीब बनाया जाता है, तो इसके लिए वो रात में भी ये परेशान करते हैं। चलिए कोई बात नहीं है, कोशिश ये किया जाए कि आवाज़ उनकी ना आए, थोड़ा आवाज़ आएगा तो आप मैनेज कर लेना, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे कि हम क्या करते हैं, ये फार्मूला है, ये फार्मूला है, याद रखिएगा, ठीक है ना। ये फार्मूला आपको याद रखिएगा कि क्षारक के साथ जब हम अधात्विक ऑक्साइड मिलाते हैं, क्षारक के साथ जब अधात्विक ऑक्साइड मिलाते हैं तो ये लवण बनता है और जल का निर्माण करता है, ठीक है ना। ये लवण बनता है, जल का निर्माण करता है। तो ये आपको ये क्षारक दिया हुआ CaOH का ट्वाइस, ये 2 है तो ट्वाइस रहेगा, 3 है तो थ्राइस रहेगा, ठीक है। तो CaOH का ट्वाइस प्लस यहाँ पे CO2 हो जाता है। जब इसमें क्या होता है, ये हमारा हो गया अधात्विक ऑक्साइड, हो गया CO2। अधात्विक ऑक्साइड जब मिलाते हैं तो क्या बन जाता है, इनके मिलने से बन जाता है CaCO3, ठीक है ना। यहाँ CaCO3 ये लवण बन गया और इसके बाद यहाँ पे H2O जल का निर्माण हो गया। जैसा फार्मूला था उसके हिसाब से मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर जो है कि आपका तैयार हो चुका है और आप अच्छी तरह से इसको समझ चुके होंगे। आइए हम आगे की तरफ पॉइंट पर चलते हैं। समय को ज़्यादा आपका नहीं लेना है क्योंकि आपका समय इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं आगे वाला पॉइंट क्या है, यहाँ पर ये भी समझते चलते हैं। यहाँ पर आप पढ़ेंगे, यहाँ पर हम पढ़ेंगे, कह रहा है यहाँ पर आपका अगला पॉइंट दिया है यहाँ पर जलीय विलयन में, किसके, जलीय विलयन में। जैसे कोई जल में विलयन बनाया जाता है ना, जैसे मान लें कि आपने क्या किया, नमक और पानी को मिला दिया तो ये एक जलीय विलयन हो गया। तो जलीय विलयन में अम्ल तथा क्षारक, अब जलीय विलयन में अम्ल और क्षारक का क्या गुण होता है, क्या होता है मिलने से, अब उसके बारे में पढ़ेंगे। जलीय विलयन में अम्ल को देख लेंगे, इसके बाद क्षारक को भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला अम्ल को मिलाकर हम देखते हैं। पहले क्या करते हैं, अम्ल को मिलाकर यहाँ पर क्या करेंगे हम देखेंगे और इसको अच्छी तरह समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों पॉइंट नंबर 1 है, जल की उपस्थिति में अम्ल, जल की उपस्थिति में अम्ल H+ आयन को क्या करता है, रिलीज करता है, देता है, तो आयन उत्पन्न करता है जल की उपस्थिति में, ठीक है ना। जल की उपस्थिति में अम्ल जो होता है H+ आयन, शुरुआत में ही हमने पढ़ा था, वो देता है, ठीक है ना। और दूसरा पॉइंट यहाँ पे देखते हैं कि H+ आयन और H3O+ आयन, ठीक है ना, H+ आयन और H3+O आयन जिसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन के स्वरूप में पाए जाते हैं।
मतलब जब जलीय विलयन में अम्ल को जब अभिक्रिया करता है तो ये कंडीशन है, ये कंडीशन याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पॉइंट याद रखिएगा। और एक एक एग्जाम्पल देकर आपको क्या करना है, बस एक एक एग्जाम्पल देकर परिभाषित करते हुए चले जाना है, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखेंगे एग्जाम्पल के तौर पर, यहाँ पर क्या है, H+ जो आयन यहाँ पर देखिए, जब H2O मिलाते हैं जल में, जब मिलाते हैं जल में, जब इसको मिला देते हैं तो जल में मिलाने के बाद H3O+ आयन देखिए रिलीज कर दिया। कहने का मतलब ये अम्ल बना दिया, अम्ल के गुणों को प्रेजेंट कर दिया, ठीक है ना। जब इसको मिला दिया तो ये क्या कहा, अम्ल के गुणों को प्रेजेंट कर दिया। जैसे हम देखते हैं कि जब जल में क्या करते हैं, चीनी का घुल मिला देते हैं तो सेम होता है, प्लस मिठास आ जाती है। कहने का मतलब मिठास का आ जाना वही उसकी शरबत होने की पहचान बताती है। तो वैसे ही जब H+ आयन को जब H2O मिलाया जाता है तो H3O+ आयन बनाता है। और यहाँ पर जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड में जब जल मिलाते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में जब जल को हम मिलाते हैं, जल है, तो जब इसको मिलाया जाता है तो क्या बन जाता है, H3O+ आयन बन जाता है। और यहाँ पे क्लोरीन जो होता है ये नेगेटिव हो जाती है, नकारात्मक हो जाती है, जिसको नेगेटिव आयन कहा जाता है। तो मेरे प्यारे ये पॉइंट भी आपको अच्छी तरह से, मेरे प्यारे बच्चों, आपको समझ आ गई होगी। अब आगे की तरफ बढ़ते हुए अगले पॉइंट पे चलते हैं और देखते हैं कि अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ठीक है ना, जो आसान विधि से आपको समझाने का पूरे प्रयास इसमें रहता है। कोशिश रहेगा कि आप अच्छी तरह समझ जाएं, वन टाइम में ही आपको ये लर्न हो जाए। तो आइए अगले पॉइंट में हम देखते हैं कि जब जलीय विलयन में अम्ल तथा क्षार मिलाते हैं, जलीय विलयन में, ठीक है ना, अभी तक तो अम्ल उसमें मिलाया गया था, अम्ल मिलाया गया था, अब क्षार का देख लेते हैं एक बार। हाँ, जलीय विलयन में अम्ल तथा क्षार, तो अम्ल तो मिलाया गया, अब क्षारक की बारी है। किसकी बारी है, क्षारक की बारी है ना। तो जब क्षारक जल की उपस्थिति में OH- आयन बनाता है, शुरुआत में ही हमने ये पढ़ा है, लेकिन आइए इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। NaOH है, NaOH, इसमें कह कि NaOH में जब जल मिलाते हैं, जल के साथ अभिक्रिया करके Na+ आयन बनता है और OH- आयन ये रिलीज करके देता है, OH- आपको रिलीज करके देता है। तो कहने का मतलब है कि जलीय विलयन में, ये जलीय विलयन था, जब इसमें हमने क्षारक को मिलाया है तो क्षारक मिलने के बाद क्या कर, क्षारक जल की उपस्थिति में, मतलब क्षारक जल की उपस्थिति में OH आयन बनाता है। तो ये क्या था, यहाँ जल की उपस्थिति थी, उसमें OH आयन बना दिया। तो कहने का मतलब है कि ये जो पॉइंट उसका था, जो रूल था, जो नियम था, उस कंसेप्ट को ये फॉलो करता है। बस इसको हमको अच्छी तरह से समझना है, ठीक है ना। इसको नोट भी करते चले जाना है, वीडियो को पॉज करके नोट भी कर लीजिएगा। आइए अगले पॉइंट की तरफ हम देखते हैं कि जल के साथ अम्ल और क्षारक मिलाते समय सावधानियां क्या होनी चाहिए, उसको एकदम विशेष ध्यान देना है। तो हमेशा अम्ल व क्षारक को जल में धीरे धीरे मिलाना चाहिए। क्या करना चाहिए, उसमें जो है हमेशा अम्ल व क्षारक को उसमें धीरे धीरे मिलाना चाहिए, ठीक है। और दूसरी यहाँ पर पॉइंट दिया है कि यह अभिक्रिया, जो यह प्रक्रिया बहुत उष्माक्षेपी होती है। मतलब उष्माक्षेपी का मतलब ज्यादा से ज्यादा उष्मा छोड़ती है, ठीक है ना, रिलीज करती है। तो कह रहा है उष्माक्षेपी होती है, इसलिए कांच पात्र लगातार हिलाते रहना चाहिए। मतलब यदि उसमें डाल रहे हैं तो किसी न किसी से जो है कि उसको हल्का हल्का हिलाना चाहिए, जिसकी वजह से वो ज्यादा ऊपर की तरफ न आए, ठीक है ना, खौलना ना हो जाए। इस तरह से इस चीज को आपको ध्यान देना चाहिए। अच्छा, एक चीज और रहता है कि एसिड जो होता है, एसिड बहुत मोटा होता है, ठीक है ना, एसिड मोटा होता है। जैसे आपने शहद देखा होगा, तो क्या करते हैं कि जैसे एसिड जो होता है, जैसे एसिड रियल में एसिड जो चमड़े को गलाने की ताकत रखता है, तो वो एसिड क्या होता है कि जब आप पानी में एसिड मिलाते हैं तो वो मोटे के हिसाब से नीचे की तरफ बैठते जाता है और धीरे धीरे अभिक्रिया करता है। और कभी भी ये गलती नहीं करिएगा कि एसिड में पानी का डालने का प्रयास करिएगा। एसिड में पानी यदि डालते हैं तो वो छपाक से करके जब गिरता है तो वो हल्का होता है पानी का वेट, इसकी वजह से वो चेहरे वहरे पर आने की संभावना रहती है। तो ये इस प्रकार से सावधानियां बरती जाती है, ठीक है ना। इसकी ट्रेनिंग भी दी जाती है बड़ी बड़ी कंपनियों में, जब उसको मिलाकर जब एसिड बनाया जाता है, ठीक है, जैसे बैटरी में डालने वाला पानी नहीं होता है, तो एसिड और जल के निर्माण से ही बनता है ना। 1150 होता है, 1125 या 1120 कुछ ऐसा क्वांटिटी होती है, तो उससे बनाई जाती है। तो वही कह रहा है कि यह बहुत उष्माक्षेपी होता है, उसमें ज्यादा इसमें आता है, ठीक है ना। इससे बचाव भी जरूरी है, सेफ्टी भी बहुत जरूरी है। तो आइए हम अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट क्या है, ठीक है ना। अब इस पॉइंट को हमने अच्छी तरह समझ गया है। अब आइए देखते हैं अम्लों और क्षारकों की प्रबलता क्या होते हैं, ठीक है ना। अम्लों और क्षारकों की प्रबलता पढ़ रहे थे मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है, इसको समझते चलते, इसको भी देखते चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए अम्ल और क्षारक की प्रबलता मतलब कितना स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्गनेस उसका होता है, स्ट्रॉन्गनेस, ठीक है ना। स्ट्रॉन्ग कितना है उसके बारे में हमें देखना है। तो किसी क्षारक, देखिए किसी क्षारक या अम्ल की प्रबलता उसके द्वारा उत्पन्न H+ आयन और OH-, ये आपका मेन पॉइंट है। H+ आयन यहाँ पर दिया है जो है H+ आयन और OH- आयन, आयनों की सांद्रता पर निर्भर करती है।
सांद्रता पर क्या करते हैं, उसके उस पे ही निर्भर करती है, ठीक है ना, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किसी क्षारक या अम्ल की प्रबलता उसके H+ आयन और OH- आयन पे ही निर्भर करता है। ये एक पॉइंट जो है कि आपका याद हो जाएगा। अगले पॉइंट पर देखते हैं कि अम्ल और क्षारक की प्रबलता। कह रहा है कि अम्ल व क्षारक की प्रबलता हम एक सार्वभौमिक सार्वत्रिक सूचक जिसको बोलते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर द्वारा ज्ञात भी कर सकते हैं। यूनिवर्सल इंडिकेटर द्वारा भी हम ज्ञात कर सकते हैं। इसका कहने का मतलब है कि यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है, यदि उसको मिलाते हैं तो उसके आने वाले पॉइंट से भी हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि वो क्या चीज है। जो इसके पहले भी हमने रंग जो बताया था कि उसको डाला जाता तो रंग में परिवर्तन हो जाता है, तो वो रंग को याद रखिएगा, जिससे इसको देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि हाँ जिस नंबर पे जाता है वही जो है कि वो बन जाता है, ठीक है ना। जैसे जिस नंबर पर जाएगा, जैसे पीला है नीला पर है, नीला पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, जो इसके पहले पढ़े हैं उस पॉइंट को आप याद रखिएगा, ठीक है। जैसे सार्वभौमिक सूचक, जो सार्वत्रिक सूचक किसको कहते हैं, देखिए सामने आपका दिया हुआ है सार्वत्रिक सूचक, इसमें सारे कलर होते हैं और कह रहा है कि ये अनेक सूचकों का मिश्रण होता है। अनेक सूचकों का क्या होता है, मिश्रण, मतलब घोल होता है, ठीक है। यह सूचक किसी विलयन में, घोल का मतलब मिश्रण होता है जो मिलाया जाता है, जिसमें किसी चीज को हम डालकर उस पर चेक कर सकते हैं। तो किसी विलयन में कह रहा है, किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रता को विभिन्न रंगों में प्रदर्शित करता है। जो कह रहा है कि हाइड्रोजन और विलयन में कह रहा है कि हाइड्रोजन आयन, कह रहा है कि हाइड्रोजन जो होता है ना, हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रता को, उसकी क्वांटिटी को, मात्रा को, वो मात्रा को कह रहा है कि देखने के बाद विभिन्न रंगों में इसको प्रदर्शित करेगा कि वो एसिड है कि बेस है कि क्या है। और एसिड है तो कितना हाई है, कितना ज्यादा है, कितना कम है, और बेस है, क्षारक है तो कितना ज्यादा है, कितना कम है, ये उसकी मात्रा को बताती है। अधिक और कम या पावर कितना है कितना नहीं है, उसकी क्वांटिटी को ये बताती है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट जो है पॉइंट है यहाँ पर, इसको भी आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर दिया है ये 0 1 2 3 4 करके ऐसे दिया हुआ है। मतलब मान लीजिए, कहने का मतलब है कि यदि इसको नीला कर रहा है तो नीला यदि मान लीजिए कि यहाँ पे 14 नंबर पे जाता है नीला, यदि नीला जो कि 14 नंबर पे जाता है 14 नंबर पे, तो ये चीजें यदि शो कर रहा है आपका, हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि आपको जो है कि ये शो कर रहा है, तो इसका मतलब होता है कि वो अधिक से अधिक जो है उसकी मैक्सिमम मात्रा को बता रहा है कि अधिक से अधिक, जैसे प्रबल है, ये प्रबलता को बताता है, और फिर पीछे होते जाता है तो उसकी प्रबलता कम होने लगती है, ठीक है ना। तो यदि एक कई इंडिकेटर में यदि मान लीजिए कई चीजें हैं उसमें यदि डालेंगे तो अलग अलग अपना सूचना देगी कि भाई मैं क्षार हूँ, मैं अम्ल हूँ, ठीक है ना। तो ये तो प्रैक्टिकल के दौरान जब कोई भी चीज है आपके पास घोल में है तो घोल में अलग अलग मिला के समझ सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर अच्छी तरह से ये भी पॉइंट आपने समझ गया। अब आगे की तरफ चलते हैं, क्या है, ठीक है ना। यहाँ पर जो है कि यहाँ पर जैसे अब देख लीजिए, ये पीएच स्केल एक समझ लें, पीएच स्केल क्या होता है, ठीक है। तो ये पीएच स्केल मेरे प्यारे बच्चों अम्ल और क्षारक के जो है क्वांटिटी को ये बताती है, अम्ल और क्षारक की मात्रा को ये बताती है, ठीक है ना। और ये ध्यान रखेगा, ये भी जो नंबर 0 से लेकर 14 तक यहाँ पर दिया हुआ है, तो पीएच जो है बराबर 7 यदि होता है, जैसे अम्ल जो है ये H+ आयन ये 7 के पहले वाले 0 से शुरू होता है और 7 तक जाता है, तो इसके पहले होगा H+ आयन होगा और इसके बाद जो होगा तो वो क्षार होगा, ठीक है ना। ये बीच में लवण होता है, इसके बाद ये क्षार होता है, याद रखिएगा, बीच में लवण होता है। मतलब यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर जो पीएच बराबर 7 दिया है तो उदासीन विलयन कहलाता है, इसको याद रखिएगा। 7 यदि रहेगा यहाँ पर रहेगा तो ये उदासीन विलयन कहलाता है, ये उदासीन विलयन कहलाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। ये उदासीन विलयन यहाँ पर आएगा, कह रहा है कि उदासीन ये विलयन हो जाता है, ठीक है ना, ये उदासीन विलयन हो जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों इसको याद रखना है। अब यहाँ पे पीएच जो है, पीएच का मान जो है कि छोटा होगा 7 से, या हम ऐसा कहते हैं कि 7 बड़ा होगा पीएच से, ठीक है ना। पीएच जो लेवल सॉरी यहाँ पर 7 जो है कहने का मतलब बड़ा होता है, पीएच लेवल में 7 यदि ज्यादा है, 7 पॉइंट से मतलब इधर की तरफ आ रहा है, 0 से इधर आ रहा है, तो वह विलयन जो अम्लीय विलयन कहलाता है। वो विलयन क्या कहलाता है, अम्लीय विलयन कहलाता है। मतलब इसका जो पीएच का मान जो है 7 ये बड़ा होगा, तो यदि पीएच का मान इसमें 7 जो बड़ा होगा तो बड़ा होने का मतलब वो अम्लीय विलयन कहलाता है। कौन सा विलयन कहलाता है, अम्लीय विलयन कहलाता है। यहाँ पर जब रहेगा ना, यहाँ पर, ठीक है, ये जब बड़ा रहता है तो अम्लीय विलयन, यहाँ पर अम्लीय विलयन का नाम यहाँ पे दिया जाएगा अम्लीय विलयन, ठीक है, ये अम्लीय विलयन होता है, याद रखिएगा। अब इसके बाद हम देख लेते हैं अगला पॉइंट, उसको नीचे दिया क्षारीय विलयन। यदि पीएच का मान 7 से कम है, यदि 7 से कम है और यहाँ पर 7 से अधिक है, देखिए यहाँ 7 से, जब 7 से अधिक होगा, इसके अधिक होगा, सॉरी यहाँ पर जब ये 7 से अधिक होगा, ठीक ना, तो अधिक होना ये जो अम्लीय विलयन को दिखाता है। अधिक होना किसको दिखाता है, अम्लीय विलयन को, अम्लीय विलयन दिखाता है, ठीक है ना। 7 से अधिक, देखिए 7 से अधिक पीएच जिसका 7 से अधिक हो। अब पीएच जहां पे 7 से कम होगा,
ये पॉइंट याद रखिएगा कि पीएच जब 7 से कम होगा तो क्षारीय विलयन हो जाएगा। कौन सा विलयन हो जाएगा? क्षारीय विलयन, मतलब 7 से इधर तरफ जाएगा। 7 से जब कम होगा तो 7 से कम होने का मतलब ये इस तरह जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाता है? ये क्षारीय विलयन हो जाता है, ठीक है ना। ये क्या हो जाता है? क्षारीय विलयन, ठीक है ना, याद रखना, ये पॉइंट याद रखने का, विलयन, ठीक है ना, सॉरी ये विलयन है, विलयन है, इसको कट कर दीजिए, यहाँ पे लिख देते हैं, क्या उसको मिटाना है, समझने की बात है, विलयन है। जब इधर जाएगा कम होता जाएगा ना, 7 से कम रहेगा तो बस याद रखना का क्षारीय है, 7 से अधिक रहेगा तो क्या हो जाएगा? ये अम्लीय है। बस इतना याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर दिया हुआ है कि जब पीएच का मान जब 7 के बराबर होगा तो उदासीन विलयन, और पीएच का मान जो है 7 से बड़ा होगा इधर की तरफ जाएगा तो ये आपका अम्लीय विलयन, और जब पीएच का मान 7 से कम होगा तो ये आपका क्षारक विलयन कहलाता है। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से इंपॉर्टेंट आप पॉइंट जो है याद रखेंगे। अब आगे की तरफ चलते हैं, ये नेचुरल इंडिकेटर को हम अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब आइए इसको देखते हैं, पीएच स्केल का मान तो समझ में आ गया हम। अब इस प्रकार से देखते हैं हम यहाँ पर दैनिक जीवन में पीएच का महत्व क्या है। मेरे प्यारे बच्चों, हमारे लाइफ में जो है कि इसका पीएच का महत्व कितना होता है याद रखेंगे तो हमारे शरीर में ये याद रखिएगा 7 से 7.8 पीएच के बीच कार्य करता है। 7 से लेकर 7.8 पीएच के बीच ये काम हमारे जीवन के लिए जो जरूरी होता है। तो इसको पॉइंट को हम समझेंगे। अब यहाँ पर दिया वर्षा के जल का पीएच का मान जब 5.6 से कम हो जाता है तो अम्लीय वर्षा कहलाती है, याद रखिएगा। यदि 5.6 से कम हो जाएगा तो अम्लीय वर्षा कहलाएगी। अच्छा, दूसरा यहाँ पॉइंट देते हैं, मुंह का पीएच मान यदि 5.5 से कम होने पर दोनों क्षय प्रारंभ हो जाते हैं। क्षय का मतलब होता है गिरना, दांत हमारे क्या करने लगते हैं? टूटने लगते हैं, गिरने लगते हैं। क्षय का मतलब होता है क्या? गिरना। कोई भी चीज क्या होते हैं, जैसे दांत गिरना शुरू हो जाता है ना, फॉल होने लगता है, फॉल है ना, टीथ फॉल होने लगता है, तो ये गिरना हो जाएगा, दांत हमारे झड़ने लगेंगे, गिरने लगेंगे। हाँ, तब इस तरह से आइए हम देखते हैं तीसरा, मधुमक्खी का जो डंक मारती है, काटती है, ठीक है ना, डंक मारती तो उसमें एक अम्ल छोड़ता है, जिस अम्ल का नाम क्या है यहाँ पे है? मैथोनोइक। क्या होता है? मैथोनोइक अम्ल जो है कि वो रिलीज करता है, और जिसके कारण जलन व दर्द होता है। जिसके कारण क्या होता है? जलन और दर्द होता है। जब वो काटती है ना तो जलन और क्या होता है? उसमें दर्द होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर ध्यान समझिएगा, और अच्छी उपज के लिए ध्यान दीजिए कि अच्छी उपज के लिए पौधों के एक विशिष्ट पीएच होती है। पीएच उसका मान होता है, ये भी आवश्यक होती है। जो पीएच मान यदि सही है तो उसमें हमारी फसल होगी, यदि पीएच मान सही नहीं है तो फसल हमारी नहीं हो पाएगी। तो जो हमारे कृषि जो वैज्ञानिक होते हैं, जो ना एग्रीकल्चर जो साइंटिस्ट होते हैं, क्या करते हैं? वो मिट्टियों का परीक्षण करके और उसके बारे में आपको अच्छी तरह से बताते हैं कि इसमें उपज होगी कि नहीं होगी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इन पॉइंट को फिर आपने अच्छी तरह से समझा होगा। अब आगे की तरफ देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। ठीक है, अगले पॉइंट की तरफ हम चलते हैं और दोनों को देखते हुए चलते जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो है कि क्या होता है, अब आइए लवण, क्या पढ़ेंगे? लवण पढ़ेंगे। लवण जो है कि हम आगे पॉइंट से जो छूट गया था हमारा, तो लवण के बारे में ध्यान देते हैं कि लवण क्या होता है। ठीक है, लवण जो होता है, यहाँ पे देखिए लवण जो होता है, इसके बारे में हमने जो पढ़ा था शुरुआत में ही, तो उसका जो है कि यहाँ पर देख लेते हैं। ये अम्ल, ये परिभाषा है इसकी, ये अभिक्रिया है कि जब अम्ल को क्षारक के साथ मिलाते हैं, अम्ल और क्षारक जब दोनों मिलते हैं तो ये लवण बनाता है और ये जल का निर्माण करता है, लवण और जल का निर्माण करता है। तो यहाँ पे HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और NaOH है जो आपका क्षारक है। जब दोनों को मिलाया जाता है तो ये NaCl लवण बना जाता है और जल का निर्माण कर देता है। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे देख लिए NaCl + H2O, ये याद रखिएगा। लवण जो कि यहाँ पर जो है कि यहाँ पर अब आपको देख लेते कि लवण से रसायन का निर्माण क्या क्या होता है, लवण से क्या क्या बनता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। आप इसको डेफिनेशन लिख सकते हैं, लवण का जो है कि आप डेफिनेशन लिख सकते हैं। जब पदार्थ में लवण और क्षारक को मिलाते हैं, जब पदार्थ में अम्ल और क्षारक को, अम्ल के साथ जब क्षारक को मिलाते हैं, अपने हिसाब से इसको लिख सकते हैं डेफिनेशन, जब अम्ल और क्षारक को मिलाते हैं तो ये लवण और जल का निर्माण करता है। आसानी से इसके पीछे जितना भी मैंने सूत्र दिया हूं, उस सूत्र में इसका प्रयोग करते जाएंगे, इस सूत्र में उसका प्रयोग करेंगे। ठीक है ना, यही चीजें, जब अम्ल में क्षारक को मिलाते हैं तो लवण और जल का निर्माण होता है। ये डेफिनेशन आराम से अपने मन से ही लिख देंगे। अब यहाँ पे देखिए HCl के साथ NaOH मिलाया गया है तो NaCl + H2O हो गया, यहाँ पे जल का निर्माण कर दिया। तो लवण से रसायनों का निर्माण क्या होता है? पॉइंट नंबर 1 पढ़ेंगे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है पहला, ठीक है ना, इससे। और इसके बाद ये विरंजक चूर्ण बनता है, धोने का सोडा बनता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण ये लवणों के मिलने से बनता है। ठीक है ना, ये लवणों के मिलने से बनता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट को आप याद रखिएगा कि जब लवण इसमें मिलाए जाते हैं तो लवण से रासायनिक अभिक्रिया करके ये चीजें, और बेकिंग सोडा यहाँ पे दिया है, बेकिंग सोडा भी बनता है। ठीक है ना, उसको देख लेते हैं। ये बेकिंग सोडा, इसका भी निर्माण करता है। पहला सोडियम हाइड्रोक्साइड, विरंजक चूर्ण, बेकिंग सोडा, धोने का सोडा और प्लास्टर ऑफ
पेरिस। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरे प्यारे बच्चों, इसको ध्यान से आपको समझना है। आगे की तरफ फिर चलते हैं और देख लेते हैं कि किस तरह से अभिक्रिया। अब यहाँ पर देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है यहाँ पर, हाँ अब आइए देखते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड दिया है यहाँ पे NaOH। यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम NaOH के नाम से जानते हैं। इसका निर्माण कैसे होता है, तो सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से, सोडियम क्लोराइड के जल में घोल देने पर, जल में घोलने से विद्युत प्रवाहित किया जाए। इसमें क्या किया जाए, विद्युत प्रवाहित किया जाएगा। ठीक ना, इसमें विद्युत प्रवाहित होगा, विद्युत प्रवाहित। जब विद्युत प्रवाहित करते हैं तो यह वियोजित हो जाता है, घट जाता है, कम होने लगता है। धीरे धीरे क्या होता है, जब इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई उसमें देते हैं तो वो कम होने लगता है और लास्ट में सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न कर देता है। फिर इसमें क्या करता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड ये छोड़ देता है। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर देखते हैं 2NaCl है और उसमें 2H2O जल मिलाते हैं। जब 2NaCl में, सोडियम क्लोराइड में जब आपको 2H2O जल मिलाते हैं, जलीय विलयन में जब इसको मिला लगते हैं, जल में मिला देते हैं और जब उसमें हम इलेक्ट्रिसिटी क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिजली का करंट देते हैं तो 2NaOH प्लस Cl2 यहाँ पे, इसके बाद हाइड्रोजन, ये यहाँ पर जो है कि आपको रिलीज करता है। ये पॉइंट आप याद रखिएगा। ठीक है ना, जब हम 2NaCl में 2H2O जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं जब सोडियम क्लोराइड का, तो यहाँ पर 2NaOH बन जाता है, मतलब क्या बन जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। ये क्या बन जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। पॉइंट देखिएगा यहाँ पे, सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण कर लेता है और प्लस यहाँ पे क्लोरीन और इसके बाद हाइड्रोजन, ये चीजें क्या करते हैं, वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। ठीक है ना, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता, बना लेता है, इसके बारे में दिया हुआ है। अच्छा, एनोड पर जब एनोड पर जो है कि ये क्लोरीन गैस निकालते ही, याद रखिएगा। जब इस तरह अभिक्रिया होगी ना तो एनोड पर जो है क्लोरीन गैस निकालेगी, कैथोड पर जो है कि H2 गैस निकालते हैं, जैसे यहाँ पर आपने देखा है। ठीक है ना, यहाँ पर Cl2 एनोड पर निकालती है, कैथोड पर निकालती है। उसका प्रैक्टिकल है आपके बुक में भी, वो समझ सकते हैं। कैथोड के पास NaOH का विलयन बनता है, कैथोड में जब लेके जाएंगे तो ये NaOH का विलयन बनता है। इस पॉइंट को आप अच्छी तरह से याद रखिएगा। आने में थोड़ा सा वहां पे मिस हो गया है। ये क्लोरीन का जो प्रयोग होता है ये, ठीक है ना, जल की स्वच्छता के लिए, ध्यान रखिएगा, जल की स्वच्छता के लिए प्रयोग किया जाता है क्लोरीन का जल की स्वच्छता के लिए हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, और इसके बाद जो है यहाँ पर क्लोरीन का जल की स्वच्छता के साथ हो गया, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो हाइड्रोजन है H2O, ये ईंधन के रूप में हो जाता है। हाइड्रोजन जो है ईंधन के रूप में हम प्रयोग करते हैं। थोड़ा सा वहां पर जो है कि टाइपिंग की वजह से गड़बड़ हुआ, लेकिन वो ध्यान पड़ा हमको, पॉइंट याद आया कि नहीं, ये क्लोरीन जो है कि जल की स्वच्छता के लिए, क्लोरीन जो होती है ना, क्या होता है, जैसे हमारे घरों में पानी आती है या तो बाहर शहरों में हमने देखा है कि बड़े बड़े जो पाइपलाइन होती है तो लगभग कितने सालों से उसमें पानी प्रवाहित होता रहता है। तो भाई पानी रुकता हुआ तो उसमें तो बैक्टीरिया बनेंगे, तो बैक्टीरिया बनता है तो होता क्या है कि वही क्लोरीनीकरण किया जाता है। क्या किया जाता है, क्लोरीनीकरण। Cl2 उसमें क्लोरीनीकरण करते हैं, इसमें हाइड्रोजन जो बनता है तो उसमें क्लोरीन डाला जाता है, जिसकी वजह से उसमें बैक्टीरिया मर जाते हैं। तो उस चीज को याद रखिएगा। और हाइड्रोजन जो होता है ईंधन के रूप में हम प्रयोग करते हैं। और ये NaOH जो है कि ये ग्रीज हटाने के लिए, मैंने बताया था, ग्रीज जो होता है ना, जो चिकना पदार्थ, चिपचिपा पदार्थ होता है, उसको हटाने के लिए भी NaOH का प्रयोग किया जाता है। और उसके बाद साबुन और कागज बनाने में भी NaOH का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने देखा होगा, समझा। इस तरह से थोड़ा सा पॉइंट उधर आगे मिस हुआ, लेकिन वो चीजें क्लियर हो गई यहाँ पर। ठीक है ना, कि ये जल का विलयन, जो इसकी क्लोरीन से जल की विलयन को, जल में अशुद्धियां जो पाई जाती है, जो गंदगी होती है, तो उसको साफ होता है। और हाइड्रोजन जो है कि आग जैसे जलाने के लिए, ईंधन जलाने के लिए उसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब हम आगे की तरफ पॉइंट में चलते हैं, देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर अब आगे की तरफ पॉइंट क्या है, अब विरंजक चूर्ण के बारे में पढ़ें। विरंजक चूर्ण क्या होता है, ठीक है ना, विरंजक चूर्ण के बारे में पढ़ेंगे। विरंजक चूर्ण क्या होता है उसके बारे में समझते चलते हैं। विरंजक चूर्ण को बोलते हैं CaOCl2। क्या बोलते हैं, CaOCl2। इसका निर्माण जो होता है शुष्क बुझे हुए चूना, शुष्क बुझा हुआ चूना की बात अब बताएंगे। तो शुष्क बुझा हुआ चूना का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे, आपने देखा होगा कि जैसे ये पान वाले होते हैं, पान वाले दुकान पर वो क्या करते हैं, शुष्क मतलब होता है टुकड़े टुकड़े टाइप चूना होता है। ठीक है ना, पहले भी, अब तो शायद इस समय आप लोगों को शायद वो देखने को नहीं मिलेगा, नहीं तो पहले जो होता था, पहले ये जो पेंट, एशियन पेंट है, चाहे अलग अलग पेंट है, हाँ, तो वो पेंट जो है कि प्रयोग किया जाता था। तो वो पेंट जो है क्या है कि वो पेंट अब आज के समय में जो है ये सब एशियन पेंट है, कौन कौन सा पेंट आ गया जो दीवारों पर हो रहा है। बट पहले के समय में देखा जाए तो वो पेंट था ही नहीं। ये अलग अलग प्रकार के पेंट, अलग अलग प्रकार के जो टाइल्स वाइल्स है, ये सब नहीं होता था। तो पहले क्या होता था, चूना ही सबसे बड़ा, समझिए जिसके बड़े घरों में चूना यदि लग गया तो समझो वो सबसे बड़ा राजा होता था। ठीक है ना, तो चूना को फिर क्या किया जाता, पानी में मिलाया जाता था, तो खदकता था, बहुत तेज जो उष्मा के साथ पानी में खदकता था, जैसे उबाल मारता था। तो उसी तरह का शुष्क बुझा हुआ चूना जो है CaOH का ट्वाइस, क्या दिया, CaOH का ट्वाइस। मतलब कहने का मतलब यह है कि इसमें जो शुष्क बुझा हुआ चूना है वो
CaOH का ट्वाइस यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर शुष्क बुझे व चूना जो CaOH का ट्वाइस पर क्लोरीन की क्रिया करने पर, किसकी क्रिया करने पर, किसकी क्रिया करने पर, क्लोरीन की क्रिया करेंगे, ठीक है ना। इसमें जो है हम क्लोरीन की जब क्रिया करते हैं तो इस क्रिया से विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? विरंजक चूर्ण, ठीक है ना, का निर्माण होता है। देखिए CaOH के ट्वाइस में जब क्लोरीन मिलाते हैं तो क्लोरीन मिलाने से CaOCl2 ये विरंजक चूर्ण हमारे क्या हो जाता है, ये देखिए यहाँ पे बन गया, ठीक है ना। ये हमारा क्या होता है, विरंजक चूर्ण यहाँ पर बन जाता है। और यहाँ पे H2O जल क्या हो जाता है, जल जो है कि एक तरफ साइड में, मतलब उसी में वो ऊपर की तरफ हो जाता है और नीचे जो है चूर्ण के रूप में बन जाता है। तो फिर बाद में क्या करते हैं, उसे निकाल लिया जाता है। तो ये मेरे प्यारे बच्चों ध्यान समझे कि शुष्क बुझा हुआ चूना में यदि मान CaOH के ट्वाइस में आप याद सकते हैं, शुष्क बुझे चूने में जब क्लोरीन मिलाते हैं तो विरंजक चूर्ण का निर्माण करता है। बस सिंपल यही डेफिनेशन आप याद कर सकते हैं। CaOH के ट्वाइस में प्लस Cl2 मिला देते हैं तो CaCl2 प्लस H2O बन जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों बहुत जबरदस्त यहाँ पर जो है कि आपको नियम यहाँ पर आसान तरह से आप याद कर सकते हैं। अब आइए पॉइंट अगले तरफ हम देखते हैं, पॉइंट क्या है, ठीक है ना। आगे की तरफ चलते हैं, इसको थोड़ा सा इसको आप देखते हैं। पहला इसका उपयोग क्या है, उपयोग देते हैं वस्त्र उद्योग में सूती व लिनेन के विरंजक के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। वस्त्र उद्योग में सूती व, ठीक है ना, लिनेन के विरंजक के लिए प्रयोग किया जाता है। दूसरा कागज फैक्ट्री में लकड़ी के मज्जा के विरंजक के लिए इसका यूज किया जाता है। मज्जा मतलब जो उसको थोड़ा सा क्लियर करे, चिकना करे ना, उसके में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तीसरा है पानी के पीने में रोगाणुनाशक के रूप में भी इसका प्रयोग करते हैं। यह ध्यान रखिएगा, विरंजक चूर्ण का जो प्रयोग होता है पानी में जब रोगाणु हो जाते हैं, जबकि उसमें रोगाणु जो है कि जीव हो जाते हैं तो उनको भी हटाने के लिए जो है कि हम किसका प्रयोग करते हैं, इसमें जो है कि इसका बुझे हुए चूना मतलब CaCO3 का जो है कि प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से सारे पॉइंट आपको क्लियर होते जा रहे हैं। तो आप सारे पॉइंट को यहाँ पर लिख सकते हैं, आसानी से इसको याद कर सकते हैं। अब आइए आगे की तरफ चलते हैं, बढ़ते चलते हैं, देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो है कि विरंजक चूर्ण तो हो गया लगभग हमारा पॉइंट ये। हाँ, अब इसके बाद हम पॉइंट देखते हैं यहाँ पर बेकिंग सोडा का, ठीक है ना। विरंजक चूर्ण के बाद क्या पढ़ेंगे, बेकिंग सोडा का देख लेते हैं। बेकिंग सोडा क्या होता है, ठीक है। बेकिंग सोडा के बारे में पढ़ लेते हैं। यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर क्या होता है कि तीसरा पॉइंट यहाँ पर आगे पॉइंट बेकिंग सोडा जो है NaHCO3, इसको बेकिंग सोडा का फॉर्मूला बोलते हैं, याद रखिएगा, ये सूत्र है, ठीक है ना। ये सूत्र है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे याद रखना है क्योंकि यही सब लिखना पड़ता है। पूछ देगा बेकिंग सोडा का नाम क्या होता है, बेकिंग सोडा का नाम बताइए, तो फिर आपको बताना पड़ेगा NaHCO3, इसको बेकिंग सोडा कहते हैं। यह एक दुर्बल अक्षारक, असंक्षारक है। दुर्बल मतलब कमजोर होता है, असंक्षारक, संक्षारक नहीं, ये असंक्षारक होता है, ये याद रखिएगा, ठीक है ना। जो संक्षरण नहीं करता अपना, मतलब कहने का मतलब बेकिंग सोडा में जब NaCl मिलाते हैं, सोडियम क्लोराइड मिलाते हैं, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलाते हैं, फिर इसके बाद जल मिलाते हैं और NH3 अमोनिया क्लोराइड इसमें मिलाते हैं, अमोनिया, ठीक है ना। अमोनिया जब मिलाते हैं अमोनिया मिलाते हैं, जब सोडियम यहाँ पर क्लोराइड है, फिर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है, H2O जल है, इसमें सोडियम, ये NH3 अमोनिया जब मिला दिए तो क्या बन जाता है, NH4Cl बन जाता है। क्या बन जाता है, NH4Cl। और इसके बाद ये बन जाता है आपका क्या, बेकिंग सोडा बन जाता है। जो बेकिंग सोडा मतलब खाने वाला सोडा जो घर में आपका प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। तो ये बेकिंग सोडा क्या होता है कि जब देखते हैं कि हमारे घरों में जब पुआ हुआ, जब त्योहार के समय जो है कि पुआ पकाते हैं, पुआ बनाते हैं, तो वो चीजें फ्लेक्सिबल मतलब अच्छी तरह से फूक जाता है, ठीक है ना। कभी कभी पूड़ी बनाते हैं तो उसमें भी जो है कि क्या करते हैं, इसको डालते हैं, तो उसको डालने से जो है कि पूड़ी भी अच्छी तरह से फूक जाती है, बनती अच्छी तरह से बन जाती है, सॉफ्ट हो जाती है। तो ये बेकिंग सोडा का प्रयोग उसके लिए किया जाता है। तो बेकिंग सोडा में NaCl, CO2 प्लस H2O प्लस NH3 जब मिलाते हैं तो NH4Cl और प्लस NaHCO3 का निर्माण हो जाता है, जो हमारे बेकिंग सोडा के नाम से हम इसको जानते हैं। बेकिंग सोडा के नाम से क्या करते हैं, इसको जानते हैं, ठीक है। खाना पकाते समय गर्म करने पर जैसे 2NaHCO3 को जब इसको गर्म करते हैं तो गर्म करते हीट करते हैं, ठीक है ना, इसको लिखते हैं गर्म करते हैं। तो गर्म करने पर Na2CO3 का Na2CO2 का निर्माण हो जाता है और उसके बाद H2O और प्लस CO2 का निर्माण होता है, ठीक है ना। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये जो है क्या बन जाता है Na2, ठीक है ना, CO2 का ये निर्माण होता है प्लस H2O प्लस CO2 का यहाँ पे निर्माण होता है। ये पॉइंट को आप याद रखिएगा। अच्छा, उसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, तो आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम समझते हैं। एकदम जबरदस्त पॉइंट है। इसका प्रयोग हमारे घरों में भी होता है, भोजन पकाने में भी होता है, और ये जो है कि इतना ही नहीं, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में भी इसका प्रयोग बहुत अधिक मात्रा में किया जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये बेकिंग पाउडर बनाने के लिए बेकिंग सोडा प्लस टार्टरिक अम्ल जब मिला देते हैं तो बेकिंग पाउडर बन जाता है, ठीक है, ये दोनों मिलाने पर। अब यह
कह रहा है कि एंटासिड का एक संगठन है। एंटासिड, एंटासिड जो होता है ना, जब गैस उसका निर्माण जब होने लगता है, हमारे पेटों में बनने लगता है, गैस बनने लगता है, तो उसके जगह पे यदि एंटासिड देते हैं ना, तो वो चीजें गैस खत्म हो जाती है। ठीक है, ये याद रखिएगा। आप जाते हैं डॉक्टर के पास तो एंटासिड देता है जब आपको गैस ज्यादा हो रही है तो। उसके बाद जो है कि आपका यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर देखिए कि यह अग्निशमक से इस्तेमाल किया जाता है। ये क्या दिया कि यह अग्निशामक में भी इस्तेमाल किया जाता है। अग्निशामक मतलब जहाँ पे आग भी लग जाती है ना, आग की मात्रा भी ज्यादा जहाँ पे ज्यादा हो जाती है, तो वहां पर जो है किसका प्रयोग हम करते हैं, बेकिंग सोडा का भी प्रयोग किया जाता है बुझाने में। अब मेरे प्यारे बच्चों, सारी चीज आपको जो है कि लगभग जो है क्लियर हो चुके होंगे। तो आइए हम आगे की तरफ चलते हैं, देखते हैं और क्या क्या प्रयोग इसका बाकी रह चुका है, क्या क्या पॉइंट अभी इसका बाकी है, तो उसको समझना है। अब यहाँ पर धोने वाला सोडा पढ़ेंगे। धोने वाला सोडा आप जानते हैं, धोने वाला जो कपड़े उपड़े धोने के लिए सोडा आप यूज करते हैं घर में अपने कपड़े को धोने के लिए, तो वही धोने वाला सोडा है। ठीक है ना, इसको धावन सोडा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? धोने का सोडा या धावन सोडा बोलते हैं। Na2CO3 into 10H2O क्या हो जाता है ये? 10H2O, ये इसका ये फॉर्मूला है, आप इसको याद रखेंगे। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है 10H2O। ठीक है ना, धोने का सोडा जो होता है। अब क्या बोल रहा है कि यहाँ पर धोने का सोडा के बारे में सही समझते हैं। तो ये धोने का सोडा जो हमारे कपड़े ऊपर धोने में हम प्रयोग करते हैं, तो ये धोने का सोडा होता है। ठीक है ना, जिसका ये फॉर्मूला जो यहाँ पर दिया हुआ है, फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पर? ये Na2CO3 into 10H2O, ये फॉर्मूला है, इसको याद रखिएगा, क्योंकि ये 1-2 मार्क में लगभग आ जाता है कि भाई धोने का सोडा का सूत्र बताइए। तो आराम से बना सकते हैं कि Na2CO3 into, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? इंटू बोलते हैं, into 10H2O, बस यही बोलना है आपको। सोडियम का निर्माण कैसे होता है? सोडियम कार्बोनेट का पुनः क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा प्राप्त किया जाता है। क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा प्राप्त किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। सोडियम कार्बोनेट को पुनः जो है क्रिस्टल किया जाता है, पुनः दोबारा उसको क्रिस्टलीकरण करेंगे ना, तो फिर इसका निर्माण होता है। जैसे NO2CO3 प्लस उसमें 10H2O जल मिला जाते हैं, तो सोडियम कार्बोनेट में पुनः जो है कि 10H2O फिर उसमें डालकर डबल मतलब उसकी प्रक्रिया की जाती है। फिर एक बार तो हो गया है, फिर डबल उसमें पानी में डालकर उसमें उसकी प्रक्रिया जब की जाएगी तो Na2CO3 प्लस 10H2O, ये जो कि धोने का सोडा बन जाता है। याद रखिएगा, धावन सोडा बनाने के लिए पानी में जब पुनः उसकी प्रक्रिया की जाती है, दोबारा क्रिस्टलीकरण करते हैं, तब जाके धोने का सोडा बन जाता है। तो ये कह सकते हैं कि जब हम कह सकते हैं सोडियम कार्बोनेट में पुनः जब क्रिस्टलीकरण करते हैं तो धोने का सोडा बन जाता है। यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है, इसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं बढ़िया तरह से। यहाँ पर दिया हुआ है Na2CO3 प्लस 10H2O जल मिला जाता है। जल की मात्रा कितनी हो जाए उसमें? 10 कर दे, 10 2 20 हो जाएगा हाइड्रोजन, और 10 आपका ऑक्सीजन, ये मिला दे 10 हाइड्रोजन, 10 दूनी 20 हाइड्रोजन हो जाएगा, और उसमें जो है कि 10 जो है कि आपका ऑक्सीजन हो जाएगा। जब इसमें मिला देंगे ना NO2CO3 में, तब ये क्या बन जाता है? ये आपका धावन सोडा बन जाता है। बस अब यहाँ पर देखिए इसका उपयोग हम पढ़ेंगे। तो उपयोग जैसे कांच, साबुन एवं कागज के उद्योगों में इसका प्रयोग किया जाता है। दूसरा, घरों में साफ सफाई के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। जिसमें कपड़े हमारे धुलाई होती है, साफ सफाई होती है, जो हम पहनते हैं, चमकते हैं, तो वही इसके वजह से ही है। तो ये याद रखिएगा पॉइंट। और यहाँ पे जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए, जो उसमें कठोरता होती है ना, अस्थायी कठोरता मतलब जिसमें जल में होती है, तो उस कठोरता को हटाने में भी उसका प्रयोग किया जाता है। मृदु नहीं, मीठा नहीं होगा, वो कठोर होता है, तो इस तरह से उसका प्रयोग किया जाता है। तो इसको अच्छी तरह से मेरे प्यारे बच्चों आपने क्लियर कर लिया होगा। अब आगे आइए देखते हैं उसके अगला पॉइंट क्या होता है। अभी धावन सोडा और धोने का सोडा तो लगभग होगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस पढ़ेंगे, ठीक है ना। प्लास्टर ऑफ पेरिस लास्ट पॉइंट है, देखेंगे। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है पॉप, जिसको बोलते हैं CaSO का 4, ये CaSO का 4 इंटू 1/2 या हाफ H2O बोलेंगे, ठीक है ना। CaSO4 ये लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। इसको आप यदि नहीं पढ़ पाते हैं तो आप ध्यान से आवाजों को सुनिएगा। CaSO4 इंटू क्या बोलेंगे? CaSO4 इंटू हाफ H2O, क्या बोलेंगे? हाफ H2O, ये याद रखिएगा। इसको लिखेंगे CaSO4, ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। 4 इंटू हाफ, लिखेंगे हाफ H2O, H हिंदी में लिखना था, H2O ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। H2O, CaSO का 4 जो है कि, हाँ ठीक है, H2O इंटू लिखेंगे, इंटू देखिए CaSO का 4 इंटू हाफ H2। आप इसको अच्छी तरह से ऐसे भी पढ़ सकते हैं। ये H2O है, यहाँ H है, ये थोड़ा सा इसको H जो है ये गड़बड़ा गया है, यहाँ पे H इसको बना दिया जाए, ठीक है ना। ये H ऐसे, H2O ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। अब आगे की तरफ पॉइंट हम देखते हैं, थोड़ा अगर पॉइंट का है इंपॉर्टेंट। यहाँ पे देखिए जिप्सम 373 K, मतलब इसको कैलोरी जो होता है, इसको कैलोरी मतलब 373 K पर गर्म करने पर, जब इसको गर्म करते हैं ना, हीट करते हैं, जब इसको गर्म करते हैं तो यह जल के अणु का त्याग कर देता है।
जल के अणु को छोड़ देता है। और कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रो बनाता है, आधा हाइड्रेट बनाता है, ठीक है ना। कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट का मतलब होता है आधा, जिसको इसे यही जो यहाँ पर आपको बताया गया कि हाफ जो होता है उसी को हम बताए थे अर्ध, हाफ मतलब आधा होता है। तो ये आधा हाइड्रेट बनाता है। यह सफेद चूर्ण को जल में मिलने पर, जब सफेद चूर्ण को जब जल पर मिलाते हैं तो फिर से जिप्सम बन जाता है। सफेद चूर्ण को जब जल से मिलाते हैं तो फिर जिप्सम बन जाएगा। जिप्सम देखें ना, जिप्सम हार्ड होता है। जिप्सम का प्रयोग अक्सर जो है कि जब हाथ पैर कहीं टूट जाता है, फ्रैक्चर हो जाता है, तो उसमें जो है कि जिप्सम का जो है कि वो क्या करते हैं, वो पूरा उस पर छिपा प्लास्टर ऑफ पेरिस को पूरी तरह से क्या करते हैं, प्लास्टर कर देते हैं। प्लास्टर कर देते तो हम टाइट रहता है, जिस तरह से रहेगा उसी तरह से रहेगा, चाहे कुछ भी हो, कितना भी उसमें बल दें, वो मजबूत हो जाता है, ठीक है ना। तो जब CaSO का 4 जो है, CaSO का 4 इंटू हाफ H2O जब में हम क्या कर देते हैं, ये क्या मिलाता है, 2 1 2 और 3/2 मतलब 3/2 H2O मिलाते हैं, ठीक है ना। 3/2 H2O मिलाते हैं, या 1/1/2 मतलब 1 सही 1/2 जब जल मिलाते हैं तो ये बन जाता है क्या, CaSO4 इंटू 2H2O, जिप्सम का निर्माण हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि जब आप क्या करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस में ठीक है ना, कराए कि 1 सही 1/2 जब जल मिला देंगे, 1 सही 1/2 मात्रा का जब जल मिला देते हैं तो वो जिप्सम बन जाता है। और इसका उपयोग कहाँ होता है, तो ध्यान रखिए, टूटी हुई हड्डियों में सही जगह पर स्थिर रखने के लिए, टूटी हुई हड्डियां जितनी होती है सही जगह पर स्थिर रखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और दूसरा, खिलौने तथा सजावट के सामान बनाने में प्रयोग किया जाता है। जितने खिलौने उलौने होते हैं तो उसको बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। जो मजबूत होती है, सख्त होती है, जो जल्दी टूटती फूटती नहीं है, तो उसका प्रयोग किया जाता है। और दीवार की सतह को चिकना बनाने के लिए, जैसे आपके घर में देखते हैं कि दीवार की सतह, जो बड़े बड़े घर होते हैं तो उसकी सतह को चिकना बनाने के लिए POP नहीं जाने हैं, POP सुने हैं ना, POP करने वाले आते हैं तो उसको दीवार पर जो है कई बार उसको कोट करते हैं, फिर उसको चिकना करते हैं, तो उसमें चिकना हो जाता है तो बड़ा सुंदर लगता है, क्योंकि उसमें कई कलर भी उस पर चढ़ सकते हैं, कई कलर उस पर जो है कि दिखते हैं। तो इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों, इसका प्लास्टर ऑफ पेरिस का भी हमने यहाँ पे प्रयोग सीख लिया है। अब आगे की तरफ देखते हैं कोई पॉइंट इसमें क्या है। आप देखते हैं अगला पॉइंट क्या है, इसको अच्छी तरह समझेंगे। तो ये लगभग इसका प्रयोग हो चुका है। तो अब यहाँ पर जो क्रिस्टल का जल है, यहाँ समझे, क्रिस्टल का जल लास्ट है, यहाँ पर देख लेते हैं क्रिस्टल का जल क्या होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर दिया है क्रिस्टल का जल लवण के 1 सूत्र इकाई में, कह रहा है कि यह क्रिस्टल का जो जल होता है, यहाँ पे इसको समझ लेते हैं। तो कह रहा है क्रिस्टल का जल, कह रहा है कि लवण के 1 सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या फिक्स रहेगा। ये याद रखिए कि जल के निश्चित अणुओं की संख्या क्रिस्टल का जल कहते हैं। लवण के सूत्र इकाई में, याद रखिए, लवण के सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणु, जो जल के निश्चित अणु रहेंगे ना, तो उनकी जो संख्या रहेगी वही क्रिस्टल का जल कहलाता है। इसका फॉर्मूला होता है, यहाँ पर दिया है उदाहरण, जैसे उदाहरण दिया है CuSO4 इंटू 5H2O। तो इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों आपका लगभग जो है कि लगभग इसमें सारे पॉइंट लगभग जो है हो चुके हैं, ठीक है ना। अब इस तरह से फिर जो है कि आपको नए वीडियो और नए एक्सरसाइज के साथ फिर हम जो है कि आपके समक्ष आएंगे। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। ये सब जो है कि आपको NCERT के अकॉर्डिंग जो है कि सारी तैयारी की गई है। इसका लिंक भी जो है लगभग आपको जो है कि दिया जाएगा, और नोट्स जो है कि इसमें से तो आप बना ही सकते हैं, नोट्स कुछ समय में उसका भी अवेलेबल हो जाएगा। तब तक के लिए फिर आपको नए जो है कि लेसन के साथ फिर आपके सामने फिर आपको लेकर नए लेसन के साथ आएंगे। तब तक के लिए फिर मुलाकात होगी। लेकिन याद रखिएगा, वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा, अपने दोस्तों मित्रों के पास भेजिएगा, जिससे आपके सपोर्ट से उसको भी आपके जो सपोर्ट से, आपके योगदान से वो भी जो है कि सफलता प्राप्त कर सके, और सफलता का श्रेय आप सभी को होगा। तो फिर तब तक फिर नए वीडियो के साथ मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।